भविष्य में आपका स्वागत है, जहां जेल एक जानलेवा तमाशा बन चुकी है। यहाँ हर लड़ाई भीड़ के मनोरंजन के लिए मौत का खेल है और किसी को मारने का इनाम है आजादी। साल 2045 अमेरिका के किसी हिस्से में फैला एक विशाल महानगर एरिना हजारों लोगों की गरजती हुई चीखों से गूंज रहा है, जो हिंसा देखने के लिए बेताब है। आज रात का मुख्य मुकाबला एक खूंखार कैदी और एरिना के सबसे खतरनाक ग्लैडिएटर्स में से एक के बीच होने वाला है। राउंड खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट बचे हैं और साफ दिखाई दे रहा है कि कैदी नोवाक हार की तरफ बढ़ रहा है। उसका प्रतिद्वंद्वी कुख्यात कैलिप्सो एक जानलेवा पिकैक्स से लैस है और मजबूत बख्तरबंद कवच पहने हुए है। खून से लथपथ और बुरी तरह घायल नोवाक जानता है कि उसके बचने का एक ही तरीका है, अपने कदम हल्के रखना, आने वाले वारों से बचना और इतना करीब पहुंचना कि पलटकर हमला कर सके। जैसे ही भीड़ खून की मांग करते हुए चिल्लाती है, नोवाक कैलिप्सो की पकड़ से निकल जाता है और तेजी से कई जोरदार हमले करता है। वह ग्लैडिएटर का संतुलन बिगाड़ देता है, उसके हाथ से पिकैक्स छीन लेता है और पूरा खेल पलट देता है। अब हथियार उसके हाथ में है और हालात उसके काबू में है। नोवाक पिकैक्स को ऊपर उठाता है, तैयार है लड़ाई खत्म करने और सबसे बड़ा इनाम जीतने के लिए, आजादी। लेकिन जैसे ही जीत पक्की लगने लगती है, एरिना में एक नया चुनौती देने वाला उत्तर आता है। स्पॉटलाइट में एक जिंदा महिला कदम रखती है, जिसे उसके मजाकिया नाम कपकेक से जाना जाता है। नोवाक कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह उस पर टूट पड़ती है। उसकी तलवार रोशनी में चमकती है और फिर सीधे उसके पेट में धंस जाती है। नोवाक लड़खड़ाता है, उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंतें रेत पर बाहर गिरने लगती हैं, जबकि कपकेक हंसती रहती है और भीड़ की वाहवाही का आनंद लेती है। भीड़ एक और मौत चाहती है और वह बिना किसी झिझक के उन्हें वही देती है। एक और मुकाबला खून में खत्म हो जाता है। एक और कैदी मर जाता है उस वॉर एरिना में, जहां हर हफ्ते नए कैदी आजादी के लिए चुनिंदा खूंखार कातिलों के खिलाफ लड़ते हैं। भीड़ सट्टा लगाती है, अमीर लोग मुनाफा कमाते हैं और इस पूरे खेल को चलाता है एक बेरहम बिजनेसमैन जिसका नाम है डेसमंड। लेकिन बैक स्टेज डेसमंड को उसकी असिस्टेंट से बुरी खबर मिलती है। शो की व्यूअरशिप गिर रही है और पैसा भी कम होता जा रहा है। बेबस होकर वह रेटिंग बढ़ाने के लिए आम लोगों को भी लड़ाइयों में शामिल करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन एरिना का मालिक इस आइडिया को तुरंत खारिज कर देता है। उसे मुकदमों और फेडरल एजेंसियों की जांच का डर है। वॉशिंगटन पेनिटेंशियरी। ल्यूक बेंडर पहले ही 200 साल की सजा में से 10 साल काट चुका है। एक गार्ड उसकी कोठरी में आता है और उसे एक अप्रत्याशित खबर देता है। पैरोल बोर्ड उससे बात करना चाहता है। बोर्ड उसके अंदर पछतावे और सुधार के संकेत ढूंढ रहा है, लेकिन ल्यूक उन्हें कुछ भी नहीं देता। वह उनकी आंखों में देखता है और सपाट आवाज में कहता है, मैं अभी भी बहुत गुस्से में हूँ, मैं समाज में रहने लायक नहीं हूँ। वह वॉर एरिना के लिए चुने जाने से इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। अपनी कोठरी में लौटकर वह अपनी मंगेतर के पिता से एक धुंधली वीडियो कॉल पर बात करता है। बुजुर्ग आदमी उसे याद दिलाता है कि वह जेल में क्यों है और शायद वही एक मौका है जिससे वह उसे फिर से देख सकता है और उससे हर कीमत पर मजबूत बने रहने की गुजारिश करता है। उस रात ल्यूक अकेला बैठा अपनी खोई हुई मोहब्बत की पुरानी तस्वीर को देखता रहता है। उसके मन में शक पैदा होने लगता है, शायद उसने गलती कर दी, शायद लड़ने से इनकार करना ही कायरता थी, क्योंकि वॉर एरिना में सिर्फ एक जीत आपको आजादी दिला सकती है। जबकि आयोग बाकी कैदियों का इंटरव्यू लेता रहता है, एक नाम सबका ध्यान खींचता है, आर्थुरो पेरेज, एक दोषी हत्यारा जो 57 हत्याओं के लिए उम्र कैद की सजा काट रहा है। आर्थुरो सिर्फ 15 साल जेल में बिता चुका है। अब उसे आजादी का एक मौका दिया जाता है, अगर वह लड़ने के लिए तैयार हो जाए। वह हामी भर देता है, बिना यह जाने कि एरिना असल में कितना जानलेवा है। एक हफ्ते बाद आर्थुरो और 9 दूसरे कैदियों को खून से भरे उस तमाशे के लिए तैयार किया जाता है जिसे वॉर एरिना कहा जाता है। इस शो को होस्ट करते हैं 2 अनुभवी योद्धा, स्टीवन और जो पहले के कम हिंसक सीजनों के पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं। अफरा तफरी शुरू होने से पहले वे भीड़ को 7 ग्लैडिएटर्स से मिलवाते हैं, खतरनाक अपराधी जो खास हथियारों और उपकरणों से लैस हैं। कुछ नए चेहरे हैं, उम्र कैद भुगत रहे ऐसे अपराधी जिन्होंने बेहद चर्चित और बेरहम हत्याएं की हैं। कुछ पुराने और लोकप्रिय खिलाड़ी भी हैं, जैसे निर्दयी कैलिप्सो और सैडिस्टिक कपकेक, जो शुरुआत से ही इस खेल का हिस्सा रहे हैं। जैसे ही आर्थुरो देखता है कि उसके सामने कौन खड़ा है, उसका सारा आत्मविश्वास गायब हो जाता है। ये सिर्फ हत्यारे नहीं है, ये राक्षस हैं, मैक्स सिक्योरिटी लॉकडाउन से लाए गए सबसे खतरनाक लोग, सबसे बुरे में से भी सबसे बुरे। कई सालों में पहली बार आर्थुरो को असली डर महसूस होता है। जब दर्शक और प्रोड्यूसर इस खून खराबे के लिए उत्साहित हो रहे होते हैं, तभी एक कैदी टूटने लगता है। स्टीव, एक जवान लड़का, बार बार कहता है कि वह बेगुनाह है, कि वह गलती से यहाँ पहुंच गया है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। आर्थुरो और बाकी कैदी उसे चुप करा देते हैं। वे उसे कहते हैं, यहाँ कोई गलती से नहीं आया है, हिम्मत रख या जल्दी मर जा। लड़ाई शुरू होने से पहले 10 कैदियों को आखिरी ब्रीफिंग के लिए इकट्ठा किया जाता है। ये ब्रीफिंग बोग्स देता है, जो बेहद सख्त ट्रेनर और वॉर एरिना का पूर्व चैंपियन है। बोग्स ने खून खराबे के बीच अपनी आजादी जीती थी, लेकिन बाहर की जिंदगी के साथ तालमेल न बैठा पाने के कारण वह वापस लौट आया और वार्डन बन गया। वह उन्हें कड़वा सच बताता है, अगर तुम एक टीम की तरह नहीं लड़ोगे तो अकेले मरोगे। उसका मकसद साफ है, उन्हें एक टीम की तरह काम करना सिखाना। यही उनका इकलौता मौका है। लड़ाके अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा है, लेकिन जैसे ही वे एरिना में कदम रखते हैं, स्टीव घबरा जाता है। आर्थुरो उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक एरिना से आग का भयंकर विस्फोट होता है और स्टीव वहीं जलकर राख हो जाता है। भीड़ खुशी से चीख उठती है। अब 9 कैदी बचे हैं। तभी नीरो आता है, गैस मास्क पहने एक विशालकाय इंसान
दौरान उसके दोनों हाथों में चमकती हुई ब्लेड्स हैं। नीरो ऐसे एरिना में उतरता है जैसे खुद मौत आ गई हो। आर्टुरो बाकी लोगों से साथ रहने के लिए चिल्लाता है, लेकिन डर सब पर हावी हो जाता है। 3 कैदी अपनी पोजीशन छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ी गलती। उनके शरीर में लगाए गए ट्रैकर्स चमकने लगते हैं। असल में वे ट्रैकर्स नहीं, विस्फोटक उपकरण होते हैं। एक टाइमर चालू हो जाता है। कुछ ही सेकंड बाद 3 छोटे धमाके पूरे एरिना को हिला देते हैं और पीछे सिर्फ धुआं और शरीर के टुकड़े बचते हैं। अब सिर्फ 6 लोग बचे हैं। बचे हुए लोग जोड़ों में बंटकर नीरो को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बहुत तेज है, बेहद निर्दयी और खतरनाक। वह एक शिकारी की तरह हरकत करता है और 4 लोगों को बड़ी बेरहमी और सटीकता से काट डालता है। जब धूल बैठती है तब सिर्फ 2 लोग खड़े दिखाई देते हैं, आर्टुरो और गोल्डी। दोनों साथी बन चुके हैं। आर्टुरो और गोल्डी एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और टीम की तरह लड़ने की कोशिश करते हैं। वे मिलकर ग्लैडिएटर को काबू कर लेते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। आर्टुरो एक चाकू उठा लेता है और अगले कमरे में दुश्मनों को ढूंढने के लिए बढ़ जाता है। गोल्डी दूसरा चाकू लेकर नीरो को खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन अचानक नीरो फिर से उठ खड़ा होता है और गोल्डी को मार देता है। भीड़ की उत्साहित चीखें सुनकर आर्टुरो छिप जाता है और फिर नीरो पर अचानक हमला कर देता है। उसका मकसद उसे मारना होता है, लेकिन जैसे ही वह आखिरी वार करने वाला होता है, एरिना में एक नया ग्लैडिएटर प्रवेश करता है, काउंटर स्ट्राइक। इसके बाद होने वाली भयंकर लड़ाई में आर्टुरो शारीरिक रूप से कमजोर पड़ जाता है और काउंटर स्ट्राइक उसे दीवार से दबा देता है। उसी समय आर्टुरो के पीछे का एक दरवाजा खुल जाता है और वह एक दूसरे ग्लैडिएटर के हाथों में जा गिरता है, जिसे मीट वैगन कहा जाता है। मीट वैगन तुरंत आर्टुरो को मार देता है और इसी के साथ शो खत्म हो जाता है। कुछ मिनट बाद एक असिस्टेंट डेस्मंड को बताती है कि रेटिंग्स लगातार गिर रही हैं। दर्शक अब ठंडे दिमाग वाले हथियारों को देखकर ऊब चुके हैं। सब कुछ बहुत अनुमानित लगने लगा है। जैसे ही दर्शकों को कैदियों के अपराधों के बारे में पता चलता है, उनकी दिलचस्पी तेजी से खत्म हो जाती है। ये समझते हुए कि लोग हथियारों का समर्थन नहीं करना चाहते, आयोजक कुछ नया करने का फैसला करते हैं। वे एक ऐसा हीरो बनाना चाहते हैं जिसके पीछे भीड़ खड़ी हो सके। दर्जनों उम्मीदवारों पर विचार करने के बाद डेस्मंड ल्यूक को चुनता है। एक बड़ी कंपनी का सीईओ ल्यूक को अच्छी तरह जानता है। उसने पूर्व मरीन की पूरी फाइल पढ़ रखी है और जानता है कि ल्यूक बेगुनाह है, लेकिन कोई सौदा पेश करने से पहले डेस्मंड उसकी क्षमता और शारीरिक हालत की परीक्षा लेने का फैसला करता है। उसके 2 बॉडीगार्ड ल्यूक पर हमला करते हैं, लेकिन वे जल्दी ही लड़ाई हार जाते हैं और बुरी तरह घायल हो जाते हैं। डेस्मंड अपना फैसला कर लेता है। ल्यूक वॉर एरिना में लड़ेगा, चाहे वह माने या नहीं। असल में ल्यूक के पास कोई विकल्प ही नहीं है। अदालत पहले ही उसे घातक इंजेक्शन द्वारा मौत की सजा देने की मंजूरी दे चुकी है। उसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, आजादी के लिए लड़ो या मर जाओ। अपनी मंगेतर से मिलने की इच्छा को किसी भी समझदारी से ऊपर रखते हुए ल्यूक हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद ल्यूक 10 नए कैदियों के समूह में शामिल हो जाता है। शो के बेस की तरफ जाते समय उसकी मुलाकात खान से होती है, जो एक तस्कर है और साथी ढूंढ रहा है। जल्द ही सभी का मेडिकल परीक्षण किया जाता है, लेकिन कैदियों का ग्लैडिएटर्स से आमना सामना नहीं कराया जाता, क्योंकि ग्लैडिएटर्स को एक खास इंजेक्शन दिया जाता है जो उनकी इच्छा शक्ति को दबा देता है। डोमिनो, जो डेस्मंड की असिस्टेंट है, खुद को भी वही इंजेक्शन लगाती है। वह भी बाकी लोगों की तरह इस सिस्टम की गुलाम है। बाद में ल्यूक की एक और कैदी से अच्छी पहचान होती है, कॉपर। वह एक पूर्व सैनिक और फाइटर है। कॉपर यहाँ खुद को और अपने भाई को बचाने आया है, जो उन्हीं 10 लड़ाकों में से एक है। अगली सुबह होस्ट स्टीवन और जो दर्शकों के सामने एक बड़ा खुलासा करते हैं, एक बेगुनाह आदमी लड़ने वाला है। वे ल्यूक बेंडर की कहानी बताते हैं कि वह एक पूर्व मरीन है जिसे उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने फंसा दिया था। खान और बाकी लोग इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। ल्यूक स्वीकार करता है कि उसने एक उच्च पद वाले अधिकारी द्वारा करवाए गए अपराध का दोष अपने ऊपर लिया था, 2 वजहों से। राष्ट्रपति की रक्षा करने के लिए और अपनी मंगेतर तथा उसके पिता को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए। लड़ाई शुरू होने से कुछ मिनट पहले बोग्स ल्यूक को अपना पूरा समर्थन देता है और उसे मजबूत बने रहने तथा आखिर तक डटे रहने की सलाह देता है। जल्द ही 10 लड़ाके एरिना में प्रवेश करते हैं। उनमें एक MMA चैंपियन, कुछ निर्दयी गुंडे, एक तस्कर और ल्यूक शामिल हैं, जो कैदियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वे पहले एरिना में प्रवेश करते हैं, उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और छत से गैस निकलनी शुरू हो जाती है। अचानक आग भड़क उठती है, एक आदमी को अपनी चपेट में ले लेती है और पूरे एरिना में अफरा तफरी मच जाती है। मौके का फायदा उठाकर नीरो हमला कर देता है और कैदियों पर टूट पड़ता है। वे जवाबी हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्लैडिएटर एक भयानक वार करता है, जिससे कैसी बुरी तरह घायल हो जाता है। बिली आगे कूदता है और तेजी से कई ताकतवर मुक्के मारता है, जिससे नीरो के हाथ से हथियार छूट जाता है। जैसे ही नीरो कमजोर पड़ने लगता है, कई कैदी उस पर टूट पड़ते हैं और उसकी बाहें पकड़ लेते हैं, लेकिन नीरो खुद को छुड़ा लेता है और उनमें से एक को मार डालता है। बाकी लोग पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। ल्यूक नीरो के पास नहीं पहुंच पाता, क्योंकि एक परेशान करने वाला कैमरा मैन हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा होता है। गुस्से में आकर वह कैमरा मैन को बेहोश कर देता है। जब लड़ाई आमने सामने की रह जाती है तो मरीन नीरो को हरा देता है, लेकिन उसे मारने में हिचकिचाता है। जोन्स कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। वह आगे बढ़ता है और ग्लैडिएटर की गर्दन तोड़ देता है। टीम दूसरे एरिना की ओर बढ़ती है, जहां उनका अगला दुश्मन काउंटर स्ट्राइक नाम का ग्लैडिएटर होता है। वह हान का गला पकड़कर उसे ऐसे हवा में उठा लेता है जैसे वह कोई खिलौना हो। ल्यूक हमला करता है, लेकिन काउंटर स्ट्राइक का मजबूत एक्सोस्केलेटन उसे
लगभग अजेय बना देता है। वह हर हमले को आसानी से रोक देता है। एलिस को अगला शिकार बनते देखकर वह कैसी को काउंटर स्ट्राइक की तरफ धक्का दे देती है, लेकिन ग्लैडिएटर तुरंत उसे मार डालता है और फिर उसकी गर्दन तोड़ देता है। ल्यूक दोबारा हमला करता है और हान काउंटर स्ट्राइक की पीठ में चाकू घोंप देता है। आखिरकार उनका दूसरा दुश्मन भी ढेर हो जाता है। ल्यूक कैदियों से एकजुट रहने और टीम की तरह लड़ने की अपील करता है। वह उन्हें नेतृत्व देने की पेशकश करता है, लेकिन जोन्स उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वह ल्यूक को कमजोर कहता है और आरोप लगाता है कि वह मुश्किल फैसले लेने की हिम्मत नहीं रखता। ल्यूक पर यह आरोप लगाने के बाद कि वह जरूरत पड़ने पर किसी को मार नहीं सकता, जोन्स अकेले आगे बढ़ने का फैसला करता है। तीसरे एरिना के प्रवेश द्वार पर उसका सामना मीट वैगन नाम के ग्लैडिएटर से होता है। मीट वैगन एक ही कुल्हाड़ी के वार में उसे मार देता है और उसकी लाश को प्रवेश द्वार पर फेंक देता है ताकि बाकी लोगों को चेतावनी मिल सके। ल्यूक एक बार फिर कैदियों से एकजुट रहने की अपील करता है। गरजती हुई भीड़ के उत्साह के बीच बचे हुए कैदी अगले कमरे में पहुंचते हैं, जहां एक और कुल्हाड़ी चलाने वाला दुश्मन उनका इंतजार कर रहा होता है। उसे चारों तरफ से घेर कर कॉपर उसका हथियार छीन लेता है और तीसरे दुश्मन को मार देता है। भीड़ जोश में पागल हो उठती है और कैदियों के लिए समर्थन और बढ़ जाता है। चौथे राउंड से पहले बचे हुए 5 कैदियों को थोड़ा आराम करने का मौका मिलता है। टूर्नामेंट आधा पूरा हो चुका है और उन्हें खुद को संभालने का समय मिलता है, लेकिन तभी बोक्स उन्हें बताता है कि डेस्मंड उनसे मिलना चाहता है। उन्हें वीआईपी लाउंज में मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है। एक गगनचुंबी इमारत की छत पर कार्ल, कॉपर, बिली और हान दर्शकों का मनोरंजन करते हैं, जबकि ल्यूक शो के आयोजक से मिलने जाता है। उसे पता चलता है कि वह दर्शकों का पसंदीदा खिलाड़ी बन चुका है और डेस्मंड के पास उसके लिए एक खास प्रस्ताव है जिसे वह अकेले में बताना चाहता है। एक खाली कमरे में कॉर्पोरेट प्रमुख एक कैदी की पिटाई करवाता है। उसका मकसद ल्यूक को खेल में बनाए रखना है। सैकड़ों स्पॉन्सर मरीन पर आधारित एक खास स्पिन ऑफ शो लॉन्च करने के लिए तैयार बैठे हैं। ल्यूक इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है, लेकिन तभी डेस्मंड उसे उसकी मंगेतर और होने वाले ससुर की कब्रों की तस्वीर दिखाता है। असल में 5 साल पहले एक कार दुर्घटना में उनकी मौत हो चुकी थी। ल्यूक को जो वीडियो कॉल उसकी मंगेतर के पिता से मिलती थी, वे सब न्यूरल नेटवर्क द्वारा बनाई गई नकली बातचीत थी। उसके अपने लोग बहुत पहले मर चुके थे और वह इतने समय से एक झूठ जी रहा था। सच जानने के बाद ल्यूक अपना आपा खो देता है और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तुरंत बेहोश कर दिया जाता है। कुछ समय बाद कॉपर और हान उसे ढूंढ लेते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे वे पूरी सच्चाई समझने लगते हैं। ल्यूक बाकी कैदियों और बोग्स के सामने अपना दर्द साझा करता है। इस अंधेरे समय में वे सभी उसके साथ खड़े रहते हैं। आस्था, बेहतर भविष्य की उम्मीद और आजादी की चाह सब खो देने के बाद ल्यूक समझ जाता है कि अब उन्हें सिर्फ एक चीज चला रही है, बदले की जलती हुई आग। कुछ देर बाद डेस्मंड होस्ट से मिलता है और आदेश देता है कि शो हर हाल में जारी रहना चाहिए। स्टीवन को महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है और अगला प्रसारण स्क्रिप्ट से बाहर चला जाएगा, लेकिन वह शो के निर्माता के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। शो दोबारा शुरू करने का समय आ जाता है। ग्लैडिएटर्स के एरिना में उतरने से पहले डोमिनो को उन्हें और खुद को इंजेक्शन लगाना होता है, लेकिन वह नियम की खुली अवहेलना करती है और सिर्फ दिखावा करती है कि उसने इंजेक्शन लगाया है। जैसे ही अंतिम चरण शुरू होता है, भीड़ अपने हीरो के लिए चीखने लगती है। होस्ट मंच पर आता है और पहले चरण से बच निकलने पर ल्यूक को बधाई देता है, जानते हुए कि उसे खेल का हिस्सा बनकर रहना होगा। ल्यूक प्रोड्यूसर्स का धन्यवाद करता है और कहता है कि वह यह सब दर्शकों के मनोरंजन के लिए कर रहा है। होस्ट के जाते ही मास्टर ब्लास्टर एरिना में प्रवेश करता है। उसके हाथ में एक खतरनाक चेनसॉ होता है। खतरे को समझते हुए ल्यूक कैदियों से अलग अलग फैलकर लेकिन तालमेल बनाए रखते हुए लड़ने को कहता है। वे ग्लैडिएटर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और लगातार कई वार करते हैं, लेकिन अचानक एक कैदी चेनसॉ की चपेट में आ जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। लड़ाई जारी रहती है। ल्यूक बड़ा जोखिम उठाता है और ग्लैडिएटर का हथियार छीनने के लिए उस पर झपट पड़ता है। जब ल्यूक और बिली दुश्मन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी हान चेनसॉ पकड़ लेता है और उसी हथियार को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर देता है। कॉपर अपने गंभीर रूप से घायल भाई को आखिरी विदाई देता है। जानते हुए कि उन्हें आगे बढ़ना ही होगा, ल्यूक अपने साथियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है। अब भी 3 ग्लैडिएटर उनके और उनकी जिंदगी के बीच खड़े हैं। चारों बचे हुए लोगों को सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता कि अगला दरवाजा खुल जाता है। सामने एक जोकर खड़ा होता है जिसके हाथ में कीलों से जड़ा हुआ बेसबॉल बैट है। उसका नाम है मिस्टर स्माइल। वह बेहद तेज और निर्दयी है, इसलिए उससे लड़ना आसान नहीं। वह तेजी से हान को पीट देता है और बिली को घायल कर देता है। ल्यूक उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है। यह एक ध्यान भटकाने वाली चाल होती है ताकि उसके दोस्त सुरक्षित रह सकें। बिली इसी मौके का फायदा उठाता है। वह जोकर को खत्म कर देता है और बैट छीनकर एक जोरदार वार करता है। भीड़ कुछ पल के लिए शांत हो जाती है, फिर अचानक खड़ी होकर तालियां बजाने लगती है। वे चारों कैदियों की बहादुरी और एकता को पहचान चुके होते हैं। गुस्से में डूबा बिली मिस्टर स्माइल को बेरहमी से मार डालता है और अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। फिर वह चेनसॉ हान को सौंप देता है। ल्यूक उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। उन्हें रुकना नहीं है। जल्द ही चारों कैदियों का सामना कैलिप्सो से होता है और उन्हें एहसास हो जाता है कि यह ग्लैडिएटर बाकी सबसे अलग स्तर का है। कैलिप्सो एरिना का अपराजित अनुभवी योद्धा है। उसने भारी कवच पहन रखा है और उसके हाथ में विशाल पिकैक्स है। हान सबसे पहले हमला करता है, लेकिन कैलिप्सो उसे आसानी से दूर फेंक देता है। बिली और कॉपर भी पीछे से हमला करने की कोशिश करते हैं। उनका भी वही हाल होता है। जब कैलिप्सो एक कैदी को मारने बढ़ता है, तभी ल्यूक बीच में कूद पड़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अपने साथियों की मदद से बिली पीछे से वार करता है और कैलिप्सो को जमीन
जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही वह गिरता है, सभी कैदी उस पर टूट पड़ते हैं और बेरहमी से उसकी पिटाई करने लगते हैं। ल्यूक पिकैक्स उठा लेता है और आखिरी वार करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी कपकेक एरिना में आ जाती है। उसके हाथ में तलवार होती है। वह पीछे से हमला करके ल्यूक को 2 जोरदार वार मारती है और फिर बाकी लोगों पर टूट पड़ती है। बिली भी घायल होकर गिर जाता है, इसलिए कॉपर कपकेक का ध्यान भटकाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। इसी बीच हान दौड़कर ल्यूक के पास आता है और उसे एक ताकतवर दर्दनाशक दवा देता है। दवा लेते ही ल्यूक के अंदर नई ताकत और एड्रेनालिन की लहर दौड़ जाती है। शो के निर्माता के प्रति अपने गुस्से से भरा हुआ वह कैलिप्सो पर टूट पड़ता है। ल्यूक उसे मजबूती से पकड़ लेता है और बिली से कहता है कि पिकैक्स उठाकर ग्लैडिएटर को खत्म कर दे। एक और चोट खाने के बावजूद ल्यूक हार नहीं मानता। फिर वह कपकेक की तरफ मुड़ता है, उसकी तलवार छीन लेता है और उसे दीवार से सटाकर उसके पेट में तलवार घोंप देता है। मौत के करीब पहुंच चुकी कपकेक दया की भीख मांगती है। वह खुलासा करती है कि उनमें से कोई भी अपनी मर्जी से एरिना में नहीं आया था, सबको जबरदस्ती लड़ाया गया था। डेस्मंड उन इंजेक्शनों का इस्तेमाल करता था जिनसे लड़ाकों को नियंत्रित किया जाता था। किनारे खड़ी डेस्मंड की असिस्टेंट यह समझ नहीं पाती कि इंजेक्शन असर क्यों नहीं कर रहे। डेस्मंड डोमिनो से पूछताछ करता है और उसका खून जांचने की मांग करता है, लेकिन डोमिनो पीछे हट जाती है। फिर वह असिस्टेंट को मार देती है और डेस्मंड को बंधक बना लेती है। डेस्मंड उसे याद दिलाता है कि वह कभी एक भाड़े की स्नाइपर और एरिना फाइटर थी जिसकी जान उसने बचाई थी। वह डोमिनो को एहसान फरामोश कहता है, फिर उसका हथियार छीन लेता है और उसे डबल इंजेक्शन दे देता है, जिसके बाद उसे दोबारा एरिना में प्रतिभागी बनाकर भेज दिया जाता है। अब ल्यूक पूरी सच्चाई जान चुका है, लेकिन उसकी बात पर यकीन कौन करेगा। जैसे ही वह एरिना में कदम रखता है, डेस्मंड कपकेक के सिर में गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। बोग्स को बंधक बना लिया जाता है, लेकिन डेस्मंड को अपने की को करोड़ों दर्शकों के सामने सही ठहराने के लिए एक बड़ा भाषण देना पड़ता है। वह हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बिली अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता। अपनी पीठ के पीछे छिपाई हुई चेनसो निकालकर वह अचानक डेस्मंड पर हमला कर देता है। उसका इरादा उसे 2 टुकड़ों में काटने का होता है। बोग्स बच जाता है और अब बोग्स खुद फैसले लेने का अधिकार अपने हाथ में ले लेता है। वह चारों बचे हुए कैदियों को आजादी देने की घोषणा करता है। उनके शरीर में लगे सेल्फ डिस्ट्रक्ट चिप्स को बंद कर दिया जाता है। वे आजाद हैं। भीड़ कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है, फिर पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठता है। इस अप्रत्याशित मोड़ ने सबको चौंका दिया है। जब एक शो के लिए सरकार यह तय करने लगे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, तो क्या न्याय के लिए कोई जगह बचती है, या फिर यह एरिना सिर्फ एक आईना है जो ताकतवर लोगों का असली चेहरा दिखाता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।